नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना ये लेख आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वैसे मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की गरिमा को खंडित करना नहीं है, लेकिन मैं ये लेख जनता को जागरूक करने के लिए लिखा है। मेरा किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। मेरे लेख का शीर्षक है एक दलित कल्याण और स्त्री स्वतंत्रता का समर्थक विकृत साहित्यकार राजेंद्र यादव। मैं ये लेख लिखना नहीं चाहता था, पर फिर भी मैंने ये लेख लिखने का निश्चय किया है। राजेंद्र यादव जिस तरह का भ्रम फैला रहे थे, वह बहुत ही खतरनाक वातावरण को पैदा कर रहा था। सबसे पहले अगर हम देखें कि राजेंद्र यादव का एक साहित्यकार के रूप में योगदान क्या है। कुछ लेखकों के अनुसार वह एक कहानीकार हैं, वह एक उपन्यासकार हैं, वह एक चिंतक हैं, वह एक समीक्षक हैं, वह एक क्रांतिकारी हैं। राजेंद्र यादव का साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, यह ज़्यादातर लेखक और समीक्षक मानते हैं। राजेंद्र यादव माफिया हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। राजेंद्र यादव अक्सर अन्य साहित्यकारों को माफिया कहते हैं, पर मुझे लगता है कि माफिया का कुछ न कुछ तत्व उनमें जरूर होगा। मैंने उनकी पत्रिका में अपनी लिखी हुई कुछ रचनाएं भेजी थी, पर उन्होंने उन रचनाओं को नहीं छापा। उन्होंने रचना को न छापने के बड़े ही अजीबोगरीब तर्क दिए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि आपकी रचना हंस की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। फिर मैंने पूछा कि हंस की प्रकृति प्रगतिशील है, इसके अलावा हंस की क्या प्रकृति है, कृपया आप ही स्पष्ट करें। तो उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपनी प्रगतिशील रचनाएं ही हंस में भेजी थी, पर उन्होंने उन प्रगतिशील रचनाओं को नहीं छापा। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि राजेंद्र यादव में संपादकीय अहंकार बहुत ज़्यादा था। राजेंद्र यादव श्रेष्ठ लेखन को प्रोत्साहन नहीं देते थे। वो उन रचनाओं को महत्व देते थे जो अश्लील होती थी, फटीचर होती थी और भारत विरोधी होती थी। राजेंद्र यादव में भारत विरोधी इस हद तक था कि पूछो मत। चाहे जो भी बात करो, वो उस बात में से भारत विरोध निकाल ही लेते थे। दुनिया के सभी धर्मों में बहुत सी बुराइयां भी हैं और बहुत सी अच्छाइयां भी हैं, पर उन्हें वैदिक संस्कृति में कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती थी। उन्होंने मेरी रचनाएं नहीं छापी, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर क्योंकि मेरी रचना अभी तक सिर्फ एक ही पत्रिका में छपी थी, उस वक्त छपी थी। वैसे हर नए साहित्यकार को संघर्ष करना पड़ता है, मुझे भी संघर्ष करना पड़ रहा था, इसमें कोई नई बात नहीं है। वैसे हिंदी साहित्य में इस वक्त कई माफिया सक्रिय हैं। उन माफियाओं के बारे में सब जानते हैं, और ये माफिया कैसे काम करते हैं ये भी सब जानते हैं। पूरे भारत में पिछले 50 सालों से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वातावरण तैयार हो गया था। जो भी भारत विरोध करेगा वह तो अत्यंत प्रगतिशील व्यक्ति हो जाएगा, और जो आतंकवाद का समर्थन करेगा वह देशभक्त हो जाएगा। सिर्फ वैदिक विचारधारा का विरोध करना ही प्रगतिशीलता है। सिर्फ वैदिक विचारधारा में ही सारी बुराइयां हैं और अन्य धर्मों में कोई बुराई नहीं है। एक ऐसी विकृत धर्मनिरपेक्षता सारे भारत में फैला दी गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारत विरोध करो और वैदिक संस्कृति का विरोध करो। जब ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां विकृत धर्मनिरपेक्षता को फैला रही हों, तो इससे साहित्यकार कैसे बच सकते हैं? वैसे भी हमारे देश में अवसरवादी साहित्यकारों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि सब जानते हैं कि हर साहित्यकार ने अपने अपने राजनीतिक गॉडफादर बनाए हुए थे। बिना राजनीतिक गॉडफादर के
कोई भी साहित्यकार अपनी रचनाएं प्रकाशित नहीं करवा सकता था, चाहे वह रचनाएं कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो। मुझे भी कई मित्रों ने सलाह दी थी कि आप भी कोई राजनीतिक गॉडफादर बना लो, जिससे साहित्य की दुनिया में आप बड़ी आसानी से कामयाब हो जाओगे। जिस देश में साहित्य में सफलता पाने के लिए राजनीतिक गॉडफादर बनाने पड़ते हों, तो हम ये समझ सकते हैं कि उस देश का साहित्यिक माहौल कितना विकृत होगा। वास्तव में हमारे देश का साहित्यिक माहौल परम विकृत हो चुका था। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां 2014 से पहले की थी। 2014 से पहले हमारे देश का साहित्यिक वातावरण और कला का वातावरण अत्यंत दूषित हो चुका था। ज्यादातर साहित्यकार इस विकृत वातावरण का शिकार हो चुके थे। इस विकृत वातावरण में ज्यादातर साहित्यकारों ने किसी न किसी राजनीतिक नेता की पूंछ पकड़ी हुई थी। ज्यादातर साहित्य अकादमियां साहित्य का विकास कम करती हैं और उसका विनाश ज्यादा करती हैं। राजेंद्र यादव भी वही कर रहे थे जो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां कर रही थी। विकृत धर्मनिरपेक्षता जिस तरह से चारों तरफ छा गई थी, उससे बहुत कम लोग बच सकते थे। राजेंद्र यादव अपनी पत्रिका में ज्यादातर अश्लील साहित्य प्रकाशित करते थे, जिसमें ना तो कोई कलात्मकता होती थी, ना ही कोई श्रेष्ठता होती थी। उन्होंने अपने आसपास बहुत से अश्लील साहित्यकारों का एक ऐसा समूह तैयार कर लिया था जो अश्लीलता के अलावा न कुछ सोचता था न कुछ लिखता था। राजेंद्र यादव के अनुसार वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि धर्म ग्रंथ दलित विरोधी हैं। आर्य संस्कृति का मूल आधार वेद है और वेदों में किसी भी तरह की भ्रांति या भ्रम नहीं है। वेदों में किसी तरह का दलित विरोध नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की श्रेष्ठता बहुत पहले ही स्थापित कर दी थी, लेकिन राजेंद्र यादव न तो वेद पढ़ते थे, न ही स्वामी दयानंद सरस्वती लिखित कोई रचनाएं पढ़ते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि राजेंद्र यादव परम विकृति के शिकार हो चुके थे। राजेंद्र यादव को अब सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। लोग वेदों की श्रेष्ठता बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके थे और पूरी दुनिया में भी सारे समझदार लोग वेदों की श्रेष्ठता स्वीकार कर चुके थे। भारतीय समाज में जो जातिवाद है वो धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाएगा। आधुनिक लोकतंत्र जातिवाद को बहुत पहले ही काफी हद तक समाप्त कर चुका है। आने वाले समय में संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति की मान्यता, सम्मान और गरिमा और बढ़ेगी। सारे विश्व में भारतीय संस्कृति अपनी महानता के कारण बहुत पहले ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी थी। आधुनिक युग में की समस्त विकृतियों का समाधान हम भारतीय संस्कृति के माध्यम से कर सकते हैं। वेद सबके हित की बात करते हैं, वेद सबके कल्याण की बात करते हैं। वेदों में हर तरह की विकृति को दूर करने की क्षमता है। वेद स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान समझते हैं। वेदों में स्त्री विरोध बिल्कुल भी नहीं है। वेदों में मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के सभी तरीके हैं। वेद मनुष्य के जीवन को उच्च कोटि का बनाते हैं। राजेंद्र यादव वैदिक संस्कृति का नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। वह सोचते थे वह उनके बेवकूफ साथी अपनी फटीचर रचनाओं के माध्यम से वैदिक संस्कृति को नष्ट कर देंगे, पर फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। वैदिक संस्कृति भारतीय समाज में इस तरह रच बस गई है जैसे हवा में खुशबू होती है, जैसे आकाश में नीलिमा होती है। हमारी समस्त कलाओं में वैदिक संस्कृति समा चुकी थी और समा चुकी है। वैदिक संस्कृति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। राजेंद्र यादव जैसे करोड़ों लोग मिलकर भी वैदिक संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। वैदिक संस्कृति न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजेंद्र यादव की एक विकृत विचारधारा है कि वैदिक धर्म का वैदिक संस्कृति दलित विरोधी है और स्त्री विरोधी है। वे अक्सर स्त्री लेखिकाओं का सम्मेलन करवाते रहते हैं जहां वह अपने विकृत विचारों से स्त्री लेखिकाओं को प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ स्त्री लेखिकाएं उनके विकृत विचारों से प्रभावित भी हो जाती हैं और उन्हीं की तरह विकृत विचारों का जहरीला प्रचार शुरू कर देती हैं।
वैदिक संस्कृति ने स्त्री को जितनी श्रेष्ठता प्रदान की है उतनी श्रेष्ठता विश्व की किसी भी विचारधारा ने स्त्री को नहीं प्रदान की है। क्योंकि राजेंद्र यादव ने ना तो वेदों को पढ़ा था, ना ही स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ा था और ना ही स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था, इसलिए वो रात दिन विकृत विचारों का जहर फैलाते रहते थे। उनकी मानसिकता परम विकृत हो चुकी थी। उन्होंने कुछ भ्रष्ट राजनेताओं की पूंछ भी पकड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें लगता था उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए उन्हें लगता था उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। राजेंद्र यादव ने अपनी सारी जिंदगी वैदिक धर्म के खिलाफ जड़ उगलने में लगा दी थी, पर आज तक वह सफल नहीं हो पाए। वैसे दुनिया के कई अन्य धर्मों में स्त्री विरोध और मनुष्य विरोधी विचार भरे पड़े हैं, पर उन धर्मों के खिलाफ उन्होंने कुछ भी, कभी भी, जरा सा भी कुछ भी ना लिखा न बोला। ये उनकी परम कायरता और परम मूर्खता थी। विकृत व्यक्ति कायर होता है, इसलिए राजेंद्र यादव भी कायर थे। हमारे ज़्यादातर नेता भी यही चाहते थे कि समाज में वैदिक विरोधी विचार फैलते जाएं, जिससे भारतीय समाज एक नहीं हो पाए और वो तुष्टीकरण करते रहें और भारतीय जनता को लूटते रहें। पर ऐसा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। धीरे धीरे लोग जातिवाद के बंधन से बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग उन लोगों को पहचान रहे हैं जो जिहादी तुष्टीकरण की आड़ में भ्रष्टाचार को फैला रहे थे। धीरे धीरे लोग भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, तब ना तो विकृत राजनेता रहेंगे, ना ही उन राजनेताओं को की आड़ में पलने वाले विकृत लेखक होंगे। और कुछ ही दिनों में हमारा देश भारत की जनता के सहयोग से, भारत की जनता की जागरूकता से एक विकसित देश बन जाएगा। तब भारत में सभी लोग सुखी रहेंगे और भारत विश्व का एक सशक्त नेतृत्व करेगा और हर क्षेत्र में नेतृत्व करेगा। और हम सब मिलकर अपने देश को एक विकसित देश बनाएं। इसी में ही हम सबका की भलाई है, इसी में ही हम सबका कल्याण है, इसी में सारे विश्व का कल्याण है। नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।